आज के क्लास में आप सभी लोग आप परिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को यह सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से जो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। आप परिमेय संख्या के बारे में आप सभी लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं और जानते भी हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लास 9th में पढ़ाया गया। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात ये होती है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर इसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, कोई ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सके तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम परिमेय P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जो संख्या होती है, जैसे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक शांत होता है और एक अशांत होता है। तो शांत अशांत में दो प्रकार की होती संख्याएं। एक तो ऐसा होता है जिसमें दशमलव के बाद सेम अंक की पुनरावृत्ति होती है, उसे हम आवर्ती अशांत दशमलव निरूपण बोलते हैं। और एक ऐसा होता है जिसमें दशमलव के बाद जो भिन्न भिन्न संख्या आती है, बदल बदल कर कोई नंबर आते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो शांत हैं वो परिमेय संख्या होती है। जो अशांत होती है उसमें दो प्रकार का होगा, एक आवर्ती अशांत और एक अनावर्ती अशांत। अशांत पहले आप लोग देख लीजिए कि जैसे कोई संख्या है 2.5, ये शांत है। 3.52 ये भी शांत दशमलव रूप कहलाता है। और कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे 3.3333 बार बार आता जाता है, तो ये अशांत है। लेकिन इसमें दशमलव के बाद 3 ही बार बार आ रहा है और कोई दूसरा अंक नहीं आ रहा है। या ऐसी भी मान लीजिए जैसे 4.5656 डॉट ऐसे आ रहा है। इसमें दशमलव के बाद 5 6 ही, मतलब दो अंक ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। 5 और 6 5 6 की हो रही है, तो ये भी अशांत हैं, लेकिन ये आवर्ती अशांत है। कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे इस प्रकार की संख्या देखिए 5.120 1230 1234 डॉट ऐसे। इसमें देखिए दशमलव के बाद कोई समान अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 1 2 फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3 फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बदल बदल के आ रहे हैं। 6.2932345620 इसमें भी कोई समान अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन ये अशांत हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाता है। मतलब वे दशमलव शांत वाले संख्या, वो अशांत वाली वो दशमलव संख्याएं जो अनावर्ती हैं, मतलब दशमलव बिंदु के बाद सेम अंक नहीं आते हैं, बदल बदल के डिजिट आते रहते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और इनको इस प्रकार की जो संख्या 5.2 2.5 3.52 या 3.33 4.56 5656 इसको तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हम तो इस पर ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या के बारे में देखिए आप सब लोग कि जिनका दशमलव निरूपण जो हो अशांत हो और अनावर्ती अशांत हो। इसमें दशमलव निरूपण जो देख रहे हैं ये आवर्ती होता है। ये सब क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्लास 10th में जो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, वहाँ केवल आपको प्रूफ करना है कि जैसे कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो
तो उसको आप सिद्ध कीजिए कैसे ये अपरिमेय संख्या, √2, √3, √5, √6, √7, इस तरह से जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या है उनको प्रूव करना होगा। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, ऐसे तमाम प्रकार की संख्याएं आपको अपरिमेय संख्या मिलेंगी। मतलब वह संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनके वर्गमूल जो होंगे अपरिमेय संख्या होंगे। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनके वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से दशमलव वाले में संख्या देखा जाए तो 9.022020202 ऐसे ये भी अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम पाई के बारे में देखते हैं, पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान आप सब लोग जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 होता है, 22/7। तो इसमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। तो क्योंकि पाई का मान जब दशमलव में देखेंगे तो अशांत मिलेगा और अनावर्ती अशांत मिलेगा, इसलिए पाई हमेशा अपरिमेय संख्या और 22/7 आपका परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लास 10th में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए एक प्रमेय है, सबसे पहले उस प्रमेय के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर कैसे सिद्ध किया जाता है ये आपको बताया जाएगा। प्रमेय ये है, ये प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये एक संख्या है, मान लिया गया कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। यदि P ये स्क्वायर को यदि P ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ये को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये प्रमेय है आप लोगों का। इस प्रमेय को ढंग से समझिए। प्रमेय प्रूफ करना भी सीखे, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको किया जाएगा। तो इसका पहले हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में किया जाएगा, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, इन सभी संख्याओं को हमें जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। और इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे 2 नंबर का आएगा चाहे 4 नंबर का आएगा। मतलब हर साल बोर्ड में आता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, या √3 एक अपरिमेय संख्या, या 1/√3 एक अपरिमेय संख्या, या 2 + √3 अपरिमेय संख्या। कुछ भी इस प्रकार से इस पर एक प्रश्न आना ही है, चाहे 2 मार्क्स पे आ जाए चाहे 4 मार्क्स से आ जाए, वो निश्चित ही निश्चित है। तो इसलिए इसको आप लोगों को विधिवत समझना है। तो प्रमेय आपका है, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यदि P ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ये को भी विभाजित करेगा। तो इसके लिए प्रूफ के लिए अभी इसके बारे में हम समझा रहे हैं क्या चीज है। अभी आपके कथन नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहले प्रूफ कर लीजिए, या फिर वही समझ लीजिए पहले।
जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पूर्णांक किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 12, 12 लिया गया, 12 का वर्ग 144 है, 144, तो 2 मान लेते हैं, एक संख्या है, 2 144 को विभाजित करेगा, मतलब 144 2 से विभाज्य है, तो 12 का वर्ग मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 2 से डिवाइड है, तो 12 भी 2 से विभाजित होगा। मतलब तो देखिए जैसे 144 को अगर 2 से भाग करेंगे तो विपूर्णता विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 12 का वर्ग 2 से विभाज्य है तो 12 भी 2 से विभाज्य होगी, 12 को 2 से भाग करोगे तो पूर्णता विभाज्य होगी। या और अन्य उदाहरण से देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं मैंने एक संख्या लिया 6 3 से डिवाइड है और इसका वर्ग कितना होगा 36, तो 36 से मतलब 3 से 36 भाग देने पर पूर्णता विभाज्य है, तो 6 भी 3 से पूर्णता विभाज्य है। यहाँ से क्लियर है कि मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस पूर्णांक से विभाजित होगी, यही इस प्रमेय का मतलब है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक के गुणनखंड P1, P2, P3 ... Pn है। मतलब जो ये एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ये है, यहाँ ये लिखना छोड़ दिए, भूल गए थे, तो ये जैसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, कोई भी भाज्य संख्या है तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक ये के यहाँ थोड़ा सा और बढ़ाना है, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड P1, P2, P3 ... Pn तक है। मतलब जो ये अभाज्य ये पूर्णांक है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड है, वो P1, P2, P3 Pn है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 ... Pn। तो ये स्क्वायर जब करेंगे, मतलब ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये स्क्वायर ये जो इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे लिखोगे P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर ... Pn स्क्वायर, इस रूप में लिखा गया। चूंकि प्रश्न पहले से प्रमेय ये कह रहा है कि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि प्रश्न के अनुसार देखा जाए P धनात्मक पूर्णांक के जो वर्ग है ये स्क्वायर को विभाजित करता है। अब आप देखिए, अगर ये P जो संख्या है, P पूर्णांक है, ये स्क्वायर को विभाजित करता है और ये स्क्वायर के गुणनखंड आपको मिले P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको जो ये लिखे इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3, फिर एक उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़िए, इसी में समझिए। यदि P ये स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि P a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। जो P है, ये P आपका है, वो a स्क्वायर का ही एक गुणनखंड अवश्य होगा।
इसका मतलब इसलिए P ये स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। और P अगर ये स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है तो इसका मतलब P देख रहे हैं कि इसका ये क्लियर होगा कि P जो है वो ये स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो वो अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 Pn में से ही होगा। अतः P1 P2 P3 Pn में से ही कोई एक गुणनखंड है। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो P है वो किसी P1 P2 P3 Pn में से ही एक गुणनखंड है। तो P1 P2 P3 Pn ये किसके गुणनखंड है? ये के गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप जानते हैं 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। तो P A का गुणनखंड होगा, मतलब P A का भी एक गुणनखंड होगा। अतः P A का भी एक गुणनखंड है। अगर P A का एक गुणनखंड है तो P, इसलिए P ये को विभाजित करेगा। ठीक, मतलब आप जानते हैं जैसे अभी हमने बताया कि 12 का गुणनखंड जो 12 का फैक्टर होता है, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। तो 12 का गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 ही है। तो 12 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। मतलब कोई संख्या अगर गुणनखंड के रूप में लिखे जाए तो वो संख्या अपने गुणनखंड में से किसी भी गुणनखंड से विभाजित है। तो यहाँ पर ये पता चला मुझे कि P A का भी एक गुणनखंड है। तो P अगर ये का गुणनखंड है तो P A को क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो इस प्रमेय का उपयोग हम सभी लोग किसी संख्या को अपरमेय सिद्ध करने में करते हैं। जैसे अभी आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा, सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसका खास महत्व रखना है, ये जरूर याद रखना है। जैसे अगर कोई भी धन पूर्णांक P है और वो ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ठीक, आगे इसको हम हटा देते हैं। आप लोगों के समझ में आ गया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, कोई संख्या यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। इस बात को और क्लियर कर लीजिए। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 7, या 7 ना लेके 8 ले लेते हैं। 8 2 से विभाज्य है तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अब देखिए 64 हो गया, 8 का वर्ग 64 होता है और ये 2 से विभाज्य है। या मान लेते हैं हम 4 से, 64 जो है 4 से विभाज्य है। अगर 64 को हम 4 से भाग करते हैं तो कोटा विभाज्य है। तो क्या अब आपको देखना है 8 भी 4 से विभाज्य है। मतलब ये सत्य है कि अगर किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो धन पूर्णांक भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ठीक, इसका उपयोग आप सब लोग, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं यम एक्स स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। एम हमने दूसरा पूर्णांक लिया, यम एक्स स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है
तो यम यक्स को भी विभाजित करेगा। यम किसको विभाजित करता है? यक्स स्क्वायर को, तो यम एक्स को विभाजित करेगा। या मान लेते हैं ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि ये स्क्वायर से यदि ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, इसका उपयोग आप सभी लोग अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करने में करेंगे। ठीक, इसके लिए हम आप सभी लोगों को अगले वीडियो में आप सभी लोगों को रूट सिद्ध करना बताएंगे कि जैसे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए इस प्रमेय का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तब तक आप सभी लोग अगले वीडियो में आने के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आप सभी लोगों को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के बारे में सिखाएंगे। और इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।